गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, खुद से जीने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करता हूँ आज का अपना न्यू टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल मास एंड थर्मल लैग। दोस्तों, इंसुलेशन पे ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट तक बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, थर्मल मास क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे पैसिव डिजाइन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन एचवीएसी सिस्टम में इसका रोल क्या है, इससे हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं, इस टॉपिक के जरिए हम जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल मास। दोस्तों, थर्मल मास एक कंसेप्ट है। जैसे कि एक बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और जब रिक्वायर्ड होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करता है और बल्ब जलने में हेल्प करता है। सेम जो है थर्मल मास का कंसेप्ट होता है। कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर किसी सरफेस पे अगर हीट पड़ता है तो क्या होता है, 3 चीज होता है, या तो ट्रांसमिट होता है, या एब्जॉर्ब होता है, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो थर्मल मास क्या करता है, हीट को जो है एब्जॉर्ब करके रखता है और उसको जैसे ही सराउंडिंग टेम्परेचर लो होता है वो हीट को क्या होता है, रिलीज कर देता है। तो थर्मल मास का कंसेप्ट क्या होगा कि डे टाइम क्या होगा कि कभी भी दिन के टाइम में जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो, सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो इन कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेम्परेचर, तो क्या होगा, बाहर से टेम्परेचर जो है अंदर की तरफ फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या करेगा, हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखेगा और उसे ट्रांसमिट नहीं करेगा इंटरनल, जिससे क्या होगा, अंदर को जो टेम्परेचर है मेंटेन हो रहेगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही नाइट का टाइम आएगा, नाइट के टाइम में क्या होगा, ये टेम्परेचर जो है बाहर का जो है कम हो जाएगा, बाहर का सरफेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट क्या फ्लो होगा, हाई टेम्परेचर कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में फ्लो होना या फिर इनसाइड द बिल्डिंग फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो थर्मल कंसेप्ट का ये होता है, थर्मल मास का कंसेप्ट ये होता है दोस्तों कि इन बिल्डिंग डिजाइन थर्मल मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑफ ए बिल्डिंग विच इनेबल इट टू स्टोर हीट प्रोवाइडिंग इनर्शिया अगेंस्ट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। मतलब क्या है, इंटरनल जो हमारा टेम्परेचर है उसको फ्लक्चुएट होने से, उसको चेंज होने से रोकता है। ये थर्मल मास का काम होता है। तो इस तरह से हमें जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा चूज करने चाहिए जो हमारा जो है हीट को जो है डे के टाइम में एब्जॉर्ब कर ले और जो है नाइट के टाइम में उसे रिलीज करे। ये ज़्यादातर थर्मल मास का इस्तेमाल जो है उस प्लेस में, उस लोकेशन पे किया जाता है जहाँ पर जो है डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जिससे क्या होता है कि डे में जो है हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। नाइट के टाइम में टेम्परेचर डाउन होता है, जब हमें जो है एक कंडीशन कंफर्ट टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, तब वो जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिलीज करता है और रूम को जो है ठंडा करता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि डे में जो है ये जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, आइदर इट इज फ्लोर, टाइल्स या वॉल्स, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, रात के टाइम में रिलीज करे, जिससे बैठा हुआ इंसान क्या है, कंफर्ट फील करेगा। दोस्तों, थर्मल मास जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पैसिव डिजाइन में आता है। जो बिल्डिंग के जो जब आर्किटेक्चर जो डिजाइन करते हैं वो इसको उसी वक्त कंसिडर करते हैं ताकि मेरा जो है एनर्जी कम से कम यूज हो, कम से कम जो है एनर्जी सेव हो, जिससे जो है हम थर्मल मास की तरफ जाते हैं। वाटर, बहुत जगह में आप देखेंगे कि वाटर को भी जो है एज ए थर्मल मास यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर का जो है स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसमें हीट स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो एज ए वाटर कर्टेन जो है इसे यूज किया जाता है ताकि वो डे के टाइम में हीट को एब्जॉर्ब करे और नाइट में जो है रिलीज करे, और ताकि रूम का टेम्परेचर जो है मेरा मेंटेन रहे। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ थर्मल मास। तो थर्मल मास का फार्मूला होगा Q इक्वल्स टू सी एच डेल्टा टी। Q क्या है, Q जो है मेरा यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट है एंड सी एच है थर्मल मास एंड डेल्टा टी होगा मेरा टेम्परेचर डिफरेंस।
इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर डिग्री केल्विन। ये दो यूनिट जो है हम थर्मल मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल लैग। थर्मल लैग क्या होता है? हमने तो देखा कि थर्मल मास क्या होता है, अब हम देखेंगे थर्मल लैग क्या होता है। तो थर्मल लैग का डिफिनेशन क्या होगा? थर्मल लैग इज अ रेट एट विच ए मटेरियल रिलीजेस स्टोर्ड हीट। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब तो कर लेता है, बट कितना रेट से जो है ये रिलीज करता है, ये रिलीज करता है, इसी रेट को हम क्या कहेंगे? थर्मल लैग कहेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन मटेरियल्स जो भी रहता है जिसमें थर्मल मास ज़्यादा रहेगा उसका जो है थर्मल लैग भी ज़्यादा रहेगा। मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी जिसका ज़्यादा रहेगा उसका जो है थर्मल लैग भी ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा उसका थर्मल लैग जो है उतना ही ज़्यादा होगा। दोस्तों आप देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स है जिसका थर्मल मास जो है ज़्यादा होता है, जिसे हम जो है एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है यूज़ कर सकते हैं इन बिल्डिंग में, ताकि ये मेरा एज ए पैसिव डिज़ाइन काम करे। तो ये लिस्ट ऑफ मटेरियल्स है। वाटर को, जैसे मैंने बताया कि वाटर को एज ए कर्टन यूज़ कर सकते हैं, वाटर को हीट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, सन्स हीट को। उसके बाद कंक्रीट को जो हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं, मशीनरी, ब्रिक्स, टाइल्स, दिस आर द मटेरियल्स है जो हम जो है हाई थर्मल मास होता है जिसे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ करते हैं ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब करे, नाइट में जो है हीट को रिलीज करे ताकि हमारा जो है रूम टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो थर्मल मास ज़्यादा होने का कारण बनता है, जिससे हाई थर्मल मास होता है, कि क्या क्या फैक्टर्स होगा, जैसा कि कोई मटेरियल है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए जिससे उसका थर्मल मास ज़्यादा होगा। तो पहला क्या होगा? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होगा? उसका जो है हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे क्या होगा? वो हीट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। जैसे मैंने बताया कि वाटर का जो है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है, 1 होता है, ताकि इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट स्टोर करता है। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी भी जो है ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर डेंसिटी कम होगा तो वो क्या होगा? हीट को जो है ट्रांसफर करेगा, हीट को जो है रूम के अंदर ट्रांसफर करेगा। इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं, आइदर इट इज कॉन्क्रीट, स्टोन, मैसनरी या ब्रिक्स, कुछ भी होगा, उसका जो कंपोजिशन का डेंसिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज इट विल ट्रांसफर द हीट इनटू द रूम। नेक्स्ट होगा लो थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जो है रूम में ट्रांसफर करेगा। उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या? लो होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जिस अगर हम मेंटेन करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में तो हमारा क्या होगा? हीट ट्रांसफर कम से कम होगा, हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और थर्मल मास का जो है ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा? हमारा रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो पाएगा, ताकि हमें जो है पैसिव डिज़ाइन हो पाएगा, और जिससे क्या होगा? रात में जो है हम जो है वही हीट रिलीज होगा और रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा? जो भी इक्विपमेंट चल रहा है उसको कम काम करना पड़ेगा, और कम काम करना पड़ेगा माने एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा, और अल्टीमेटली बिल्डिंग का पावर कंजम्पशन जो है कमेगा। तो ये जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये चाहिए कि किसी भी बिल्डिंग में अगर हम डिज़ाइन करें तो थर्मल मास का खासकर ख्याल रखें, ताकि वो जो है मेरा जो है एनर्जी सेविंग में यूज़ हो। उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ हायर थर्मल मास। क्या क्या एडवांटेज है एक हायर थर्मल मास होने के होता है? अगर किसी बिल्डिंग में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या क्या एडवांटेज होगा? पहला क्या होगा? सोलर गेन, लिमिटिंग द नीड फॉर हीटिंग फ्यूल। कोई भी अगर हम फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए, एयर कंडीशनिंग को चलाने के लिए, तो उसका फ्यूल जो है कम रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमको जो है रिक्वायर्ड टेम्परेचर कम मिलेगा, और हमारा जो है सोलर गेन ज़्यादा होगा अगर हम थर्मल मास को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद होगा स्मूथिंग और फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। जो मेरा रूम का जो टेम्परेचर है, अगर हमारा हायर थर्मल मास रहेगा तो इंटरनल टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएशन कम से कम होगा, मतलब कि इंटरनल टेम्परेचर चेंज जो है कम से कम होगा, जिससे क्या होगा? हम जो है रूम का टेम्परेचर इजीली मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी हीट एब्जॉर्ब होगा वो थर्मल मास जो मेरा सराउंडिंग में वॉल्स वगैरह है या रूफ्स है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो हीट जो है ट्रांसफर होने रूम पे नहीं दे रहे।
इसीलिए क्या होगा, मेरा रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो पाएगा। नेक्स्ट होगा रिड्यूसिंग पीक टेम्परेचर थस मेकिंग एयर कंडीशनिंग ऑब्सोलेट। और क्या होगा, जो पीक टेम्परेचर है, ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ा देता रूम का, उसको जो है रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा, मेरा एयर कंडीशनिंग का जो है रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो है हमें जो चाहिए कि हाई थर्मल मास वाला मटेरियल्स को यूज़ करें, ताकि मेरा इंटरनल टेम्परेचर को जो है ज़्यादा बढ़ाए ना या फ्लक्चुएट ना करे, और इससे क्या होगा, हम एयर कंडीशनिंग को कम से कम यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे द कट इन बोथ हीटिंग एंड कूलिंग फ्यूल्स विल आल्सो कट CO2 एमिशन। और ये अगर हम कम से कम अगर फ्यूल को यूज़ करेंगे फॉर एयर कंडीशनिंग पर्पस, फॉर हीटिंग पर्पस, फॉर कूलिंग पर्पस, इससे क्या होगा, मेरा CO2 इमिशन भी कम होगा, और ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।